इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई ताकत वाले उतना मोदी है तो मुमकिन है, ये सारी चीज करने में अब सक्षम रह गए हैं। क्योंकि हाल के दिनों के घटनाक्रम को अगर आप देखिए और खास करके 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी की पकड़ अब धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। अगर इसकी शुरुआत करें तो आप आरएसएस के ही बयान देख लीजिए। आरएसएस में जो एक समय मोदी जी बिल्कुल आरएसएस को अपनी जेब में रखते थे, आरएसएस की बोलने की हिम्मत नहीं थी। इलेक्शन खत्म हुआ, आरएसएस तरह तरह से नसीहत रोज इनको देने लगी है कि कम बोलिए, ऐसे मत बोलिए, वैसे बोलिए। काफी नसीहतें मोदी जी को दी जा रही हैं। और एक तरह से नड्डा जी ने जो कहा था कि मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं, बीजेपी, वो सब बात वापस खानी पड़ रही है और एक तरह से फॉल इन लाइन होना पड़ रहा है। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप ये देखेंगे कि ये बीजेपी का नीचे की तरफ बीजेपी जा रही है, मोदी जी कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, बीजेपी का क्या रुख है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि मोदी जी आजकल गैर हाजिर क्यों है? मोदी जी जितना आते थे ना, रोज कई ड्रेस चेंज करके, मोदी जी बहुत लाइमलाइट में रहना चाहते थे, रोज फोटो आए, रोज कुछ आए। आजकल आप मोदी जी को उतना एक्टिव देख रहे हैं, उसके कई कारण हैं। एक तो पॉलिटिकली वो कमजोर हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से 240 सीटें आई हैं, जब से पूर्ण बहुमत नहीं आया है, तब से वो मोदी जी को शायद वो झटका लग गया है कि मेरा बहुमत नहीं है। संसद को जिस तरह से चला रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने शुरू में संसद में आए तो उनको लगा कि मैं एग्रेसिव रहूंगा और कुछ इतने एग्रेशन के साथ बात करूंगा कि सब लोग ध्वस्त हो जाएंगे। उसमें उन्होंने बाल बुद्धि और क्या क्या कहा और उसमें बिल्कुल वो मामला उल्टा पड़ गया। उल्टा ही नहीं पड़ गया, जिस तरह से उनके भाषण में लगातार व्यवधान पूरे भाषण के दौरान रहा, वो भी मुश्किल चीज थी मोदी जी को पचाना। और एक कई इंडिकेशन दिख रहे हैं सामने कि पॉलिटिकली कहां कहां कमजोर हुए हैं। ये जो लोकसभा थी, इसका सत्र 12 तारीख को खत्म होना था। आपने जल्दी से फ्राइडे को ही 9 तारीख को शाम को ही आनन फानन में इस सत्र को खत्म कर दिया, क्योंकि डर आपको दो चीजों का लग गया था जो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था धनखड़ जी के अगेंस्ट राज्यसभा में, और दूसरा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही थी। तो आप उसको फेस करने के बजाय आपने ज्यादा आसान रास्ता ये समझा कि इससे भाग लो। दूसरा ये लग रहा है कि अगर, मतलब मेरे पास कोई वो नहीं है, लेकिन मैं तो जो फोटो कभी निकल रही है उससे अपना आकलन कर रहा हूं, मोदी जी को शायद फिजिकली भी थोड़ी दिक्कत हो गई है। मतलब एक एज होती है, आप स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होने के बाद भी एक एजिंग फैक्टर होता है। मोदी जी पहले अगर आप देखिए तो मोदी जी पहले गाड़ी में आगे बैठते थे और लाइट वाइट लगा के बिल्कुल चमकते हुए रहते थे। अब मोदी जी पहली सीट पे बैठना बंद कर दिए हैं। मोदी जी अब सेकंड सीट पे, मतलब सेकंड रो में बैठते हैं, नंबर 1। अब आप हाल के दिनों में कभी उनके कुछ निकल रहे हैं तो मोदी जब गाड़ी से उतरते हैं तो उनको एक कोई सहारा देता है एक व्यक्ति। पहले सब सहारा आ रहा था, पहले तो खटखट सीढ़ी चढ़ गया, सीढ़ी उतर गए, गाड़ी में बैठ गए, सब। अब वो सहारे की जरूरत पड़ी है। कुछ और सिम्टम जो सामने सामने दिखाई दे रहे हैं कि ये पकड़ ढीली है या बीजेपी की अंदरूनी जो कलह है उसकी वजह से, क्या क्या कारण है। सबसे पहला, बीजेपी का अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। तो ये आरएसएस बीजेपी की खींचतान की वजह से है कि बीजेपी समझ नहीं पा रही है, निर्णय नहीं हो पा रहा है। नहीं तो पहले तो मोदी जी ने जिसको कह दिया बना तो बना दिया, कोई क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं। लेकिन अब वो वाली बात नहीं है। दूसरा एक और नया इंडिकेशन आया है जो इस बार हो रहा है कि पहली बार जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो अपने मनपसंद के अपने अधिकारी रख पा रहे हैं। नहीं तो पहले तो पीएमओ भेजता था कि ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं, आप इनकी कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन अब मंत्री लोग अपने मन मुताबिक अधिकारी रख पाने की छूट मिली है। एक व्यक्ति का और अगर आप देखिए तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कमजोरी के जो राजनाथ सिंह जी को आपने कभी देखा था मोदी जी की लाइमलाइट में? वो डिफेंस मिनिस्टर होने के साथ राजनाथ जब जाते थे मोदी जी कहीं डिफेंस के फॉरवर्ड लाइन पे, तो राजनाथ सिंह जी को भी नहीं ले जाते थे। अब राजनाथ सिंह जी एकदम से फेवर में आ गए हैं। जहां देखिए राजनाथ सिंह जी, ऑपोजिशन से बात करनी है राजनाथ सिंह जी, उनसे बात करनी है राजनाथ सिंह जी। ये क्यों हो रहा है? इसके दो कारण है। एक तो कमजोरी जो मैंने बताया कि वो तो है ही, पॉलिटिकली कमजोर हुए। बात और मुझे लगती है, भाई जो इन शीर्ष नेतृत्व है अमित शाह और मोदी जी,
ये लोग हर एक आदमी को इतनी गाली दिए हुए हैं, हर एक पार्टी को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक को इतनी गाली दिए हुए हैं कि इनका मुंह ही नहीं है किसी से बात करने का। हर एक को गाली गलौज, हर एक से अपशब्द, हर एक से अभद्रता, हर एक के बारे में टिप्पणी, हर एक के बारे में व्यंग, इनकी बात नहीं है। इन दोनों को छोड़ दिए तो बीजेपी के बाकी सारे नेता किसी से भी बात कर सकते हैं, और उसमें राजनाथ सिंह जी सबसे पुराने हैं, यूपी से आते हैं, तो शायद उनको ये आगे करके इस कमी को, क्योंकि ये तो कर नहीं सकते हैं, वो राजनाथ सिंह जी से वो काम करवा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, उत्तर प्रदेश से जगदम्बिका पाल जी चौथी पांचवी बार के एमपी हैं। ये लोग उनको, वो जब उनका बहुत मन रहता था कि वो प्रवक्ता के तौर पे बात करें, अपने व्यूज दें, मनाही थी, देयर वाज अ बैन, नहीं आप नहीं बोल सकते हैं। अब क्या हुआ, अब तो वो मतलब आप हर जगह जगदम्बिका पाल नजर आ रहे हैं, जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल। तो वो एक कहीं ना कहीं इनको अपने पैर वापस खींचने पड़े हैं अमित शाह जी और मोदी जी को। एक और आपको जो मतलब जहां पे मुझे लग रहा है कि ये जो पूरी पूरी पकड़ ढीली पड़ी है, उसका एक उदाहरण और बता दूं। संसद में जिस तरह से वक्फ बिल जो आया उसको जेपीसी दे दिया गया, ब्रॉडकास्ट बिल आया उधर चला गया, विड्रॉ हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, मतलब आज तक ऐसा होता नहीं था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सरकार ने फिर अपने वापस पैर खींच लिए, नहीं पुराना वाला भी चलेगा, खिसियाहट मिटाने के लिए कहे नहीं, नई वाला भी होगा, पुराना वाला भी रहेगा, जिसको मन चाहे, तो सबको तो मन पुराने ही वाले पे चाहेगा। अब इनके लिए दो नॉन आरएसएस जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मोदी जी के लिए अच्छा सिरदर्द है। एक तो पार्टी के लिए भी है, और वो बीजेपी के ओवरऑल उसमें वोट बढ़ाने की जगह घटाने का काम कर रहे हैं। दूसरे पार्टी के लिए तो नहीं है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह के लिए थोड़ा सिरदर्द हो गए। तो पहले हैं असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, और दूसरे उत्तर प्रदेश के योगी जी। मोदी जी योगी जी को छोड़ दिए तो बाकी सारी बीजेपी उनकी यूटिलिटी है, उनकी नेतृत्व है। अगर लोगों को लगता है कि भाई इनके रहने से हमारा फायदा है, अमित शाह को छोड़ दिया, अमित शाह की ही मेन दिक्कत है योगी जी से। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो हमारे अमित शाह ने उनको हैंडपिक किया था, हैंडपिक करके उनको मतलब 2000 जब तोड़ के लाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन अब जो हमारे अमित शाह जी के 3 क्राइटेरिया होते हैं, और उस पर हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा बिल्कुल खरे उतरते हैं। पहला क्राइटेरिया कि जो व्यक्ति आए जिसको तोड़ गया वो भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त होना चाहिए, क्योंकि तभी तो कंट्रोल रहेगा, तभी ईडी का डर, फाइल का डर, ये दिखाना कि, तो वो अमित शाह को इसी तरह के व्यक्ति पसंद आएंगे जो भ्रष्टाचार का कोई आरोप हो जिनके ऊपर। दूसरा, वो जो मोदी जी जिस तरह के हिंदुत्व की बात करते हैं, जो नफरत है, जिसमें मुसलमानों के लिए गाली है, वो वाला हिंदुत्व की कोई बात करता हो तो और दुलारा। लेकिन इन सबके ऊपर जो सबसे प्राइमरी क्वालिफिकेशन, और जिससे बिल्कुल इनको लगता है कि इनको तो डायरेक्ट इनका रिक्रूटमेंट कर देना चाहिए, वो है कांग्रेस को गाली, और खास करके राहुल गांधी को गाली। अगर कोई ये काम कर रहा है तो फिर तो वो मतलब उससे अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब राहुल गांधी अपनी दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे तो असम में क्या क्या नहीं किया, लाठीचार्ज हुआ, फिर कहा कि अब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सबको जेल में डाल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब शब्द क्या, तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं। अभी वो भाषण में कह रहे थे कि मैं तो पागल कुकुर हूँ, अपने को कह रहे हैं मैं पागल कुकुर हूँ और मैं किसी को काट लूंगा। अभी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या बोलिएगा। असम के पुराने नेता, असम में बहुत से लोग जो इनके साथ गए थे, और खास करके जो ज्यादा मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए चिंता वाली बात है कि जैसे एक बहुत से नेता बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। एक अशोक शर्मा, वो पिछले चुनाव में जो 16 से 21 तक वो नलबारी से विधानसभा के सदस्य थे, आरएसएस का बैकग्राउंड है। इस बार उनका टिकट काट दिया गया था क्योंकि कांग्रेस से आए हुए एक बरुआ जी को वहां से टिकट दिया गया। तो कांग्रेस आज की तारीख में जो आप असंतोष है हर बीजेपी में, उसमें उसका एक बड़ा कारण कांग्रेस से आए हुए लोग भी हैं। तो तवज्जो उनको दी गई, इनका टिकट काट दिया गया। अब वो अभी कल परसों में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और उनका जब टिकट काटा गया था तो कांग्रेस से आए हुए जयंत बरुआ को टिकट दिया गया था। अब वो मंत्री भी बन गए हैं जयंत बरुआ जी हिमंता बिस्वा शर्मा में, और उनके पास भी वही सब क्वालिफिकेशन है। कांग्रेस को गाली, उनको गाली, क्योंकि प्रूव करना है ना कि मैं ज्यादा आपका भक्त हूं, मैं आपके प्रति मेरी ज्यादा वफादारी है। अब छोड़ने का कारण
ये जो अशोक शर्मा जी कह रहे हैं कि बीजेपी में बहुत से लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, उनका ये भी कहना है कि अब मूल्यों का कोई मतलब नहीं रह गया, हम लोग को सैलरी मिलती है थी, अब पेंशन मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह का पैसा कमाना ही अब मुख्य काम हो गया है वो मुश्किल है। और फिर उन्होंने सांप्रदायिकता पर भी बात की, उन्होंने कहा मैं बीजेपी में हूँ, आरएसएस में था, मैंने हिंदुत्व के लिए काम किया पर नफरत फैलाने का काम कभी नहीं किया। और उन्होंने कहा कि अब समाज को बांटने का काम केवल हिंदू 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 सुबह से शाम तक बीजेपी कर रही है, और इससे मैं बीजेपी छोड़ के अब मैं कांग्रेस में आ गए हैं। एक खुमताई के एमएलए हैं, वो बीजेपी के हैं, और उनका कहना है कि हार का मुख्य कारण बीजेपी का जो एग्रेसिव कैंपेन और जो हेमंता बिस्वा शर्मा की भाषा है वो एक बड़ा कारण है इनके हार का। तो असम में तो ये चल रहा है, जिसको हेमंता बिस्वा शर्मा चाहते थे कि मोदी जी के बाद हिंदू जो मतलब हिंदू हृदय सम्राट की पदवी उनको आए, लेकिन अब सबसे टफ कंपटीशन है अमित शाह जी के लिए, सबसे मुश्किल काम है योगी जी को उत्तर प्रदेश की राजनीति से हटाना, चीफ मिनिस्टरशिप से। बहुत मन है हटाने का, हटा नहीं पा रहे हैं, मतलब हटाने की कोशिश की है, लेकिन भाई जब आप ही ने टिकट बांटे, आप ही ने सब कुछ इलेक्शन लड़ाया, तो योगी जी की कौन सी गलती। अब ये कहा जा रहा है कि जो 10 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में, उसमें योगी जी को फंसाया जाएगा और उसमें वो हटेंगे। मैं थोड़ा आपसे ये बता दूं कि जो बार बार 10 चुनाव की बात हो रही है, एक तो इस चुनाव के परिणाम से न विपक्ष पे कोई असर पड़ेगा, न रूलिंग पार्टी पे पड़ेगा। अगर 10 चुनाव भी बीजेपी जीत जाती है तो कोई दिक्कत वो नहीं है, अगर 10 चुनाव हार भी जाती है तो उनकी सरकार पे कोई खतरा नहीं है। मैं जल्दी से एक बार आपसे इनकी इन सीटों की बात कर लूं। इसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के जहां से विधायक रहे हैं, उसमें से 4 लोग विधायक से एमपी बन गए और एक इरफान सोलंकी जो है उनको सजा हो गई और डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो सीसा मऊ से, कानपुर में सीसा मऊ से वो एमएलए हैं और उस सीट वो अब फिर से चुनाव होने की बात हो रही है। मैं सीसा मऊ से ही शुरू करता हूँ। सीसा मऊ में इरफान मलिक को एज समाजवादी पार्टी कैंडिडेट 50% से ऊपर वोट मिले थे, तो 50% से ऊपर वोट है। बहुत आसान चीज नहीं है कि वो तुरंत आ जाए। अब आ जाइए कटहरी में बीजेपी 1991 में एक बार जीती है, अंबेडकर नगर की सीट है, एक बार सिर्फ जीती है वहां इलेक्शन। तो वहां इतना आसान नहीं है, खास करके इस समय जब इंडिया गठबंधन का पूरा एडवांटेज है। फिर आ जाइए कुंदरकी में बीजेपी केवल एक बार जीती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जियाउर रहमान बर्क जो वहां से एमपी हुए हैं, बर्क साहब जो सीनियर बर्क थे उनके पौत्र हैं, और वो पिछला इलेक्शन 2022 का करीब 43,000 वोट से जीते थे। सपा से छीनना बहुत आसान नहीं होगा। करहल जो है वो अखिलेश यादव जहां से एमएलए थे अब छोड़ दिया है, वहां से आज तक बीजेपी नहीं जीती है। समाजवादी पार्टी पिछले 7 विधानसभा इलेक्शन लगातार जीत रही है। तो आपको लगता है कि कोई उम्मीद है? और एक आखिरी सीट, 5वीं सीट मिल्कीपुर है, यहां से 3 बार बीजेपी जीती है, 1969, 1991 और 2002। यहीं के विधायक थे अवधेश प्रसाद जी, जो अब अयोध्या से एमपी हो गए हैं, और शायद सारा कुछ मिल्कीपुर पे रहेगा कि किसी तरह से अवधेश प्रसाद मतलब वहां से वो सपा से सीट छीन ली जाए। वहां पे इन्होंने अपने 4 वो लगाए गए हैं, मंत्री लगाए गए हैं, योगी जी खुद उसको देख रहे हैं। तो इन सारी सीटों में उनके लिए प्रेस्टीज है। बाकी मेरे हिसाब से 5 सीटों में बीजेपी सपा को हराना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। 2 सीटें ऐसी हैं जो इनके सहयोगी पार्टी की थी। मझावा जो निषाद पार्टी की थी उसको भी बीजेपी सिर्फ 3 बार जीती है, 69, 96 और 2017 में। अदरवाइज ये मिर्जापुर में जो अपना दल से जहां अनुप्रिया पटेल है, उसी मतलब लोकसभा सीट वही है, इसके नीचे की ये सीट है। और मुझे इस बार नहीं लगता है कि वहां पे कोई बहुत अच्छी स्थिति मतलब वो फाइट रहेगी। एडवांटेज मैं इंडिया गठबंधन को दूंगा। मीरापुर 2012 से नई कंस्टिट्यूंसी बनी, बिजनौर लोकसभा के नीचे आती है, लेकिन वहां से बीजेपी 2017 में एक बार जीती थी 193 वोट से, 193 वोट से। और आरएलडी जो सपा के साथ गठबंधन में
पिछला इलेक्शन 2022 का लड़ी थी, वो करीब 27,000 वोट से पिछली बार जीती थी। मीरापुर का मेन यह है कि वहां जाट और मुस्लिम अगर मिल जा रहे हैं तो फिर इनको हराना मुश्किल हो जाएगा, तो वो देखने वाली बात होगी। और 3 सीटें जो पूरी तरह से जो बीजेपी जहां से जीती थी उसमें भी अगर ये इसको रिटेन कर लेते हैं तो वो थोड़ा चमत्कार ही रहेगा। गाजियाबाद बहुत पिछला इलेक्शन जो वीके सिंह साहब जीते थे वो करीब 5 लाख वोट से जीते थे, इस बार वो घट के लोकसभा इलेक्शन 3 लाख रह गया है। गाजियाबाद जो विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है, जो विधायक जी अब एमपी हो गए हैं, वहां पे भी बढ़त घटी है। पिछले विधानसभा 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें विधानसभा की उस सीट में बढ़त घटी है। खैर में केवल 1000 वोट, जो बीजेपी के विधायक की सीट है, जो अब जहां बाई इलेक्शन है वहां 1000 वोट से ही बीजेपी जीती है। और जो फूलपुर है जहां से बीजेपी के विधायक एमपी हो गए हैं, वहां बीजेपी इस लोकसभा इलेक्शन में उस विधानसभा में हार गई है। अब मैं एक बात कह के इस चीज को खत्म करूंगा। 2-3 चीजें हो रही हैं। पहली बार मायावती जी कह रही हैं कि हम बाई इलेक्शन भी लड़ेंगे, हालांकि अभी तक डिक्लेयर्ड पॉलिसी वो कहती हैं हम लोग बाई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। अब क्यों लड़ रही हैं ये जग जाहिर है, उसमें कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मायावती जी ने बहुत से मुस्लिम को वोट दिया, हमको टिकट दिया। जब वो नहीं जीत पाई कोई सीट तो उन्होंने मुसलमानों को बुरा भी कहा कि ये नहीं है, वो वोट नहीं देते हैं और ये है और मैं आगे से नहीं दूंगी इत्यादि इत्यादि। वो क्यों बाई इलेक्शन लड़ रही हैं, उसका साफ कारण ये है कि उनको लगता है कि उनके इस लड़ने से बीजेपी को थोड़ी एडवांटेज हो जाएगी। एक बात मैं लेकिन और कह रहा हूं कि ये बिल्कुल चेस का खेल है। जो प्रमुख 2 लोग हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार भी अपने को मानते हैं और योगी जी को थोड़ा हिलाने के चक्कर में भी रहते हैं, उसमें एक नाम केशव प्रसाद मौर्य जी का है। केशव प्रसाद मौर्य जी की ड्यूटी लगी है फूलपुर में, विच इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। और ब्रिजेश पाठक जी जो हर जगह रहते हैं, बहुत खास हैं अमित शाह के, उनकी ड्यूटी लगाई गई है करहल, जिसमें आज तक बीजेपी नहीं जीती है। अखिलेश यादव जहां से सिटिंग एमएलए थे। तो मेरा अपना मानना यह भी है कि योगी जी एक लॉन्ग टर्म ये भी कर रहे हैं कि जो उनके विपक्षी विद इन द बीजेपी हैं उनका भी मुंह कैसे चुप किया जाए और उनकी भी ताकत कैसे कम की जाए। एक काम मैं आखिरी बात कह के आपको खत्म करूंगा। केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल जिन्होंने हराया था, उनको भी अब योगी जी अब वो वही सब काम कर रहे हैं जो केशव प्रसाद मौर्य करते थे। अब उनको बुला के एक दिन चाय पिला चुके हैं ऑलरेडी। लोग कहते हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जी ज्यादा उड़ेंगे तो पल्लवी पटेल को बीजेपी ज्वाइन करा लिया जाएगा। तो फिलहाल मोदी जी और अमित शाह उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इस समय केवल स्पेक्टेटर रह गए हैं, वो अब प्लेयर नहीं रह गए हैं। जिस तरह की ताकत अमित शाह की होती थी, ये करो वो करो इसको करो, वो है। योगी जी को थोड़ी फ्रीडम मिली है, वो साफ साफ दिख रहा है, जिस तरह से उत्साहित हैं, जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स, आप कुछ भी कहिए, नुकसान तो पार्टी का ही हो रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।